हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 12th के पॉलीमर यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने पॉलीमर क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इनका आणविक द्रव्यमान जो संख्या औसत भार औसत आणविक द्रव्यमान था Mn बार Mw बार वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा जो बहुलकों की एकलक इकाइयाँ हैं उन्हें याद करने की क्या क्या ट्रिक है, जैसे हमने एथिन से ही बनाई थी, एथिन से ही बनाया था वाइनल क्लोराइड को, ठीक है। उसी प्रकार से हमने दूसरे 1,3-ब्यूटाडाइन से भी 4 प्रकार की एकलक इकाइयाँ हमने बना के देखी। उनकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, इसलिए हमने एक ट्रिक के माध्यम से उन्हें हमने जाना था और हमने सीखा था उनके बारे में कि हम उसे कैसे याद करें, ठीक है। आज हम बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को सीखेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बहुलकीकरण। क्या कहते हैं? बहुलकीकरण। किसे सीखेंगे? बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन को सीखेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है कि मान लो हमारे पास में बहुत सारी एकलक इकाइयाँ हैं, ये किसी प्रक्रिया से गुजरेंगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ने के पश्चात अपना पॉलीमर बनाएंगी या क्या बनाएंगी? बहुलक बनाएंगी। ये किस प्रक्रिया से बनी है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलकीकरण। क्या कहते हैं? बहुलकीकरण। हमें इस बहुलकीकरण को ही, पॉलीमराइजेशन को ही सीखना है, ठीक है। देखो ये 2 प्रकार का होता है बहुलकीकरण। एक होता है योगात्मक, एक तो क्या होता है? योगात्मक। एक होता है अपने क्या है? संगणन। क्या होता है? योगात्मक। एक क्या होता है? संगणन, ठीक है। हमें योगात्मक में पढ़ना है, 2 प्रकार से चलेगा योगात्मक। एक तो चलेगा मुक्त मूलक। क्या चलेगा? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। एक अपना चलेगा आयनिक बहुलकीकरण। मुक्त मूलक में भी, आयनिक में भी हमें 3 पद पढ़ने हैं, जैसे श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समापन पद। और ये जो मुक्त मूलक आएगा, इसमें जो समापन आएगा, उस समापन को हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। असमानुपातन अभिक्रिया से, युग्मन अभिक्रिया से, श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक से और इनहिबिटेटर्स निरोधक के यूज के द्वारा हम समापन करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलकीकरण, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे संगणन बहुलकीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलकीकरण। क्या पढ़ेंगे? योगात्मक बहुलकीकरण। एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलकीकरण, ठीक है। देखो ये होती क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया में हमने बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। बहुलकीकरण के आधार पर 2 प्रकार के बहुलक थे, योगात्मक और संगणन। तो योगात्मक बहुलक कौन से थे? जिनमें योगात्मक अभिक्रिया हो रही थी वो योगात्मक बहुलक थे। क्या कह रहे थे कि एकलक इकाइयाँ आपस में योगात्मक अभिक्रिया से जुड़ती जाती है, कुछ भी छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता है। उसके अलावा बहुलक का कुल अणुभार सभी एकलक इकाइयों के कुल अणुभार के योग के बराबर आ रहा था। ये अपने योगात्मक बहुलक थे, ठीक है। तो अभी भी वही है कि योगात्मक बहुलकीकरण क्या होगा, इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी। कैसे होगी? 2 प्रकार से होगी, वो हम देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि योगात्मक बहुलकीकरण हो या फिर अपना संगणन बहुलकीकरण हो, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि जो योगात्मक बहुलकीकरण है, इसमें काम में आने वाली जो एकलक इकाइयाँ हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो प्राय अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, ठीक है। अक्रिय होंगे, आसानी से क्रिया नहीं करेंगे। इन्हें सक्रिय करने के लिए किसी ना किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हें सक्रिय करेंगे तब जाके ये बहुलक बनाएंगे, और सक्रिय करने के लिए किसी ना किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक हो सकता है। क्या हो सकता है? मुक्त मूलक हो सकता है। ये प्रारंभिक पदार्थ कोई ना कोई आयन हो सकता है, ठीक है। उसी के आधार पर योगात्मक बहुलकीकरण अपना 2 प्रकार का हो गया। यदि प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक है तो उसका नाम हो गया मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण, और यदि प्रारंभिक पदार्थ कोई आयन है तो उसका नाम हो गया आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। पहले हम मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो योगात्मक बहुलकीकरण का पहला प्रकार हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। पहला प्रकार है अपना मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। फ्री रेडिकल
एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहला प्रकार है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण, ठीक है। देखो क्या है, एक तो ये इसमें ये है, नाम से लग रहा है कि मुक्त मूलक बनेंगे। देखो क्या है, यदि मान लो A और B दो परमाणुओं के बीच में बंध है, ठीक है, इस बंध का हम विषमांश विखंडन कर दें, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कर दें, तो कोई भी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ले चला जाएगा, तो A पर माइनस, B पे क्या आ जाएगा प्लस। तो ये तो होता है ऋणायन, ये होता है धनायन, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन कोई और ही लेके चला गया तो वो बनता है अपने धनायन और ऋणायन आयन बनते हैं, ठीक। यदि बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु एक एक लेके चले जाएं तो इसे हम इस तीर से दर्शाते हैं, ठीक? आधे मुंह वाले तीर से। इधर चला जाएगा तो हम इसे ऐसे दर्शाएंगे, आधे मुंह वाले तीर से। एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, तो ये बन गए, ठीक है, ए और बी। इन्हें कहते हैं ए मुक्त मूलक, इसे कहेंगे बी मुक्त मूलक। और बंध का ये जो ऐसा विखंडन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, इसे हम कहते हैं समांश विखंडन। क्या कहते हैं? समांश विखंडन। तो हम ध्यान रखेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण में समांश विखंडन होगा। बंध का कौन सा विखंडन होगा? समांश विखंडन होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण है ना, ये 3 पदों में चलती है। कितने पदों में चलती है? 3 पदों में चलती है। पहला पद है श्रृंखला प्रारंभिक पद। पहला पद है श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद। उससे पहले हम योगात्मक बहुलकीकरण के बारे में अभी कह रहे थे कि जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो सामान्यतया अक्रिय होती हैं। उन्हें सक्रिय करने के लिए किसी न किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो प्रारंभिक पदार्थ यदि मुक्त मूलक हो तो वो अभिक्रिया अपनी हो जाती है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। तो श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या होता है कि सबसे पहले जो एक एकलक इकाई है, ठीक है, वो एकलक इकाई किसी ना किसी मुक्त मूलक के साथ में जुड़ती है, ठीक है। तो जो हमें मुक्त मूलक बना के देते हैं, जैसे मान लो अपने पास में कोई बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा पेरोक्साइड हो, जैसे एसिटिल पेरोक्साइड हो, एसिटिल पेरोक्साइड हो, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, H2O2 हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, H2O2 हो। ये क्या करते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो देता है हमें 2 OH मुक्त मूलक, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये भी हमें मुक्त मूलक देता है। देखो कैसे, ये होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड ये होता है, ठीक है। अब विक्रिया कैसे होती है इनमें देखना। सबसे पहले ये बंध टूटता है इन दोनों के बीच का, और इसमें होता है समांश विखंडन। एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए। मैं बना रहा हूं, देखो क्या बन गए, तो ये बन गए समांश विखंडन होगा बंध का। C6H5 C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ क्या रह गया? एक मुक्त मूलक रह गया। मान लो ये बंध टूटे ऐसे, तो एक मुक्त मूलक, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये भी मुक्त मूलक, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये भी मुक्त मूलक। तो ऐसे ऐसे ये दोनों सेम है, यानी इसके कितने मोल बन गए? ये 2। कितने मोल बन गए? 2। कितने मोल बन गए? 2। अब क्या होगा देखो, ये बंध फिर से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन, तो देखो ये क्या बन गए? C6H5 एक मुक्त मूलक यहाँ आ गया, इसके कितने मोल बन गए? 2। इसकी कहानी क्या है देखो, C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के पास एक मुक्त मूलक है, ये बंध टूटते एक मुक्त मूलक यहाँ जाएगा, तो ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक 2 इलेक्ट्रॉन है, आपस में बंध बना लिया, तो इन्होंने क्या बना लिया? CO2, यानी CO2 का 1 मोल, ये 2 मोल है, तो CO2 कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो हम प्रारंभिक पदार्थ ले रहे हैं, चाहे वो बेंजोइल पेरोक्साइड लें, चाहे वो हम एसिटिल पेरोक्साइड लें, चाहे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी 2 OH मुक्त मूलक देता है, ठीक है। वो हमें एक मुक्त मूलक देता है। देखो इसने एक मुक्त मूलक दे दिया, कौन सा? C6H5 मुक्त मूलक। कौन सा दे दिया? C6H5 मुक्त मूलक। अभी हम बहुलकीकरण पे नहीं आए हैं, जो हम प्रारंभिक पदार्थ लिए हैं उसके साथ क्या घटना हो रही है, वो ये हो रहा है, प्रारंभिक पदार्थ हमें एक मुक्त मूलक देता है,
बेंजोल पेरोक्साइड है तो ये मुक्त मूलक देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया तो हमें क्या देगा, OH मुक्त मूलक देगा। ठीक है, ये जो मुक्त मूलक है, अब ये मुक्त मूलक है, यह किसी एक एकलक इकाई से जुड़ेगा। ठीक है, एकलक इकाई हम सबसे छोटी यही मान लेते हैं भाई, एथीन ही है। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे कौन जुड़ेगा, C6H5 मुक्त मूलक। कौन जुड़ेगा, C6H5 मुक्त मूलक। देखो क्या है, बार बार हमें C6H5 मुक्त मूलक, C6H5 मुक्त मूलक लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने C6H5 मुक्त मूलक को क्या मान लिया, R मुक्त मूलक। पहला पद क्या है, जो प्रारंभिक पदार्थ है वह हमें कोई ना कोई मुक्त मूलक देता है, मान लो वो मुक्त मूलक R मुक्त मूलक है। ये R मुक्त मूलक एक एकलक इकाई से जुड़ेगा, ये R मुक्त मूलक है, ये रहा, ये एक एकलक इकाई से जुड़ेगा। देखो कैसे, इसमें भी वही बंध का विखंडन वही होगा, समान। तो देखो क्या प्रक्रिया होती है, ये होता है CH2, यहाँ दो बंध थे, ये बंध टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में R मुक्त मूलक आके जुड़ जाएगा। R मुक्त मूलक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे और ये इसके साथ में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये अणु बना लेगा, इसे हम कहेंगे एकलक मुक्त मूलक। क्या कहेंगे, एकलक मुक्त मूलक। क्या कहेंगे, एकलक मुक्त मूलक। या हम कहते हैं कि एकलक इकाई के साथ में एक मुक्त मूलक आके जुड़ गया। देखो क्या है, श्रृंखला प्रारंभिक पद क्या है, इस पद में प्रारंभिक पदार्थ के बने हुए मुक्त मूलक, प्रारंभिक पदार्थ का बना हुआ मुक्त मूलक एक एकलक इकाई से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, केवल एक एकलक इकाई से जुड़ता है। ये एथीन थी, केवल एक ही थी, उससे जुड़ गया। अब अपने जो बहुलक निर्माण की प्रक्रिया या जिसे हम श्रृंखला कह रहे हैं वो प्रारंभ हो गई, इसलिए इस पद को हम कहते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभिक पद। ठीक है, हो गया, प्रारंभिक पद हो गया। क्या हम क्या कहेंगे प्रारंभिक पद में, कि बहुलक निर्माण की इस प्रक्रिया में जो पेरोक्साइड काम में आ रहा है, या पेरोक्साइड आपको ध्यान नहीं रहता है, इतना ध्यान रख लो, जो प्रारंभिक पदार्थ काम में आ रहा है वह एक मुक्त मूलक देता है, और वह मुक्त मूलक किसी एक एकलक इकाई से जुड़ जाता है। वो एकलक इकाई एथीन हो सकता है, वो एकलक इकाई स्टायरीन हो सकता है, वो एकलक इकाई स्टायरीन हो सकता है, उसके अलावा वाइनिल क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, कोई भी एकलक इकाई हो सकती है। सबसे छोटी एकलक इकाई एथीन लगती है हमें, छोटी सी है, इसलिए हमने एथीन का उदाहरण लिया है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, एक मुक्त मूलक एक एकलक इकाई से जुड़ेगा और बहुलक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पद है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। ठीक, देखो क्या है, जब इस प्रकार से अभिक्रिया आती है, प्रारंभिक पद, संचरण पद, समापन पद, तो ये एक दूसरे के आगे आती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को पदस्वर्धी बहुलकीकरण भी कह देते हैं, स्टेप वाइज। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, स्टेप वाइज का मतलब प्रारंभिक पद आ गया, उसके बाद में जो प्रारंभिक पद का जो अंतिम है वो श्रृंखला संचरण पद का प्रथम होगा, उसी प्रकार से श्रृंखला संचरण पद का जो अंतिम है वो श्रृंखला समापन पद का क्या होगा, प्रथम होगा, यानी वहीं से शुरू करना है। तो पहले का अंत ये है, ये रहा RCH2 ये मुक्त मूलक है, पहले का अंत है, दूसरे का क्या है, ये प्रारंभ है। ठीक है, होगा क्या इसमें कि इसमें संचरण पद में अनेक एकलक इकाइयाँ, जब तक एकलक इकाइयाँ हैं, अनेक एकलक इकाइयाँ या बहुलक निर्माण की प्रक्रिया रुकती नहीं है, तब तक अनेक एकलक इकाइयाँ जो पहला जो एकलक मुक्त मूलक बना है इसके साथ में आकर लगातार जुड़ती रहेंगी। देखो कैसे, एक और एकलक इकाई आ गई CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इनमें भी ये बंध टूटेगा ऐसे, समान स्विखंडन बंध का। ठीक है, समान स्विखंडन होगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। भाई दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो देखो क्या बना लिया इन्होंने, ध्यान से देखना, RCH2CH2, RCH2CH2, ये मुक्त मूलक ये दोनों जुड़ गए, बंध बन गए इनके बीच में, CH2 बंध बन गया। उसके बाद में इधर क्या है, CH2, ये मुक्त मूलक अभी इसके पास है। अब ये क्या करेगा, दूसरी एकलक इकाई से जुड़ जाएगा,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें भी वही प्रक्रिया होगा, बंध का समान विखंडन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आएगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन गया लेने इन्होंने, ये RCH2 CH2, ये यहीं तक है, फिर CH2 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 आ गया। अब ये CH2 इस CH2 से जुड़ गया CH2, ये CH2 इससे जुड़ रहा है CH2, ये यहाँ मुक्त मूलक है भाई, ये बंध टूटा होगा तो एक मुक्त मूलक यहाँ है। अब क्या होगा, लगातार ऐसे आते रहेंगे, क्या एथीन आएगा फिर जुड़ जाएगा, एथीन आएगा जुड़ जाएगा। हम एक तरीका अपना लेंगे कि ये जो मुक्त मूलक है ना ये आगे शिफ्ट हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ मुक्त मूलक ये था, अब ये दोनों जुड़ गए तो मुक्त मूलक यहाँ शिफ्ट हो गया, ये रहा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मुक्त मूलक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये रहा, और आके जुड़ जाएंगे तो मुक्त मूलक थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसे ऐसे लिख दें, बार बार इतनी लंबी संरचना लिखें, तो हमें पता है एक तरफ तो R रहेगा, ठीक है, उसके बाद में CH2 ये बहुत सारे आते रहेंगे भाई, जितने अणु हम काम में लेंगे बहुत सारे आते रहेंगे। अंतिम सिरे पे क्या होगा, अंतिम सिरे पे ये मुक्त मूलक वाली एकलक इकाई होगी जो सबसे लास्ट में जुड़ी होगी। देखो CH2 मुक्त मूलक, ठीक है। तो ये अपना हो गया श्रृंखला संचरण पद। कौन सा हो गया, श्रृंखला संचरण पद, ठीक है। फिर से देख लो, श्रृंखला प्रारंभिक पद में आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक पदार्थ काम में लेते हैं उसका मुक्त मूलक एक एकलक इकाई से आके जुड़े श्रृंखला प्रारंभिक पद, ठीक है। जो श्रृंखला प्रारंभिक पद में जो एकलक मुक्त मूलक बना है उससे लगातार एकलक इकाइयां तब जब तक समापन नहीं हो तब तक आकर जुड़ती रहें और एक श्रृंखला बना लें, उसे उस पद को हम कहते हैं श्रृंखला संचरण पद। जब तक चल रहा है तब तक श्रृंखला संचरण पद है। उसके बाद में आता है श्रृंखला समापन पद। कौन सा पद आता है, श्रृंखला समापन पद, ठीक है। बहुलक निर्माण की इस प्रक्रिया में, जिसे हम मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण कह रहे हैं, उसमें इनका जो सबसे अंतिम पद आता है वो आता है श्रृंखला समापन पद, ठीक है। अच्छा देखो, श्रृंखला समापन पद का मतलब क्या है कि बहुलक निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, या जो बहुलक निर्माण से जो श्रृंखला बन रही है वो किसी भी तरीके से रुक जाए, वो किसी भी तरीके से रुक जाए, या हम कहते हैं कि बहुलक निर्माण की प्रक्रिया किसी भी तरीके से रुक जाए तो वो अपने लिए वो पद हो जाएगा श्रृंखला समापन पद। क्या हो जाएगा, श्रृंखला समापन पद। कौन सा पद हो जाएगा, श्रृंखला समापन पद, ठीक है। तो देखो क्या है, तीसरा पद है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद क्या है, इस पद में एक तो ये सबसे अंतिम स्टेप है, दूसरा ये है कि अंतिम स्टेप मतलब बहुलक निर्माण की प्रक्रिया का सबसे लास्ट पद यही है। दूसरी बात यह है कि बहुलक निर्माण की प्रक्रिया इसमें रुक जाएगी और अपना बहुलक बन जाएगा, ठीक। अभी हम क्या सीख रहे थे, मान लो 4 पदों में कोई अभिक्रिया हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें जो बना है अंत वाला, मान लो ए बना है तो दूसरे का प्रारंभ क्या होगा, ए से ही होगा। दूसरे पद में मान लो ए से बी बना है तो तीसरा कहाँ से शुरू होगा, सी से शुरू होगा। और मान लो तीसरे पद में डी बना है तो चौथा पद कहाँ से शुरू होगा, डी से शुरू होगा। ठीक वैसे यहाँ है कि जैसे मान लो हम तीसरा पद पढ़ने वाले हैं श्रृंखला समापन पद, तो ये प्रारंभ कहाँ से होगा, ये प्रारंभ होगा श्रृंखला संचरण पद से या दूसरे पद से। इसमें देखो अपने पास ये बन रहा था CH2, ये बन रहा था N, उसके बाद में CH2 CH2 मुक्त मूलक, ठीक है, यही था। अब ये जो श्रृंखला समापन पद है ना, ये अपना 4 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से, जिसमें पहला प्रकार हम पढ़ेंगे ए। कुछ भी डालो, आप फर्स्ट डालो, सेकंड डालो, ए डाल लो, ए डाल लो, कुछ भी डाल लो। पहला प्रकार हम पढ़ेंगे युग्मन अभिक्रिया से। क्या पढ़ेंगे, युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन, ठीक। युग्मन का मतलब क्या है, जोड़े बन जाए, युग्म बन जाए। देखो क्या है, इसमें एक एकलक इकाई जो ये है, जो दूसरे पद से मिली है, एकलक इकाई तो नहीं है वो, लेकिन हम इसे मान लें कि पहले दूसरे पद से मिली है, वो ये है। सेम ऐसी एक और आ जाए, सेम ऐसी एक और आ जाए। देखो क्या है, इधर से लिख लो CH2 मुक्त मूलक, उसके बाद में CH2, उसके बाद में CH2 ये N है, बहुत सारे हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ R जुड़ रहा है। ये R है ना भाई, ये जो पहले पद से जो मुक्त मूलक मिला था वो ये है,
ये C6H5 हो सकता है, CH3 मुक्त मूलक हो सकता है, OH मुक्त मूलक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये R वो है जो पहले पद से मिला था। ठीक है। अच्छा, अब देखो युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा कि द्वितीय पद से प्राप्त या श्रृंखला संचरण पद से प्राप्त दो समान इकाइयां आपस में जुड़ जाएं, ये और ये आपस में जुड़ जाएं। मान लो ये और ये आपस में जुड़ गई तो देखो क्या हो गया, R CH2 CH2 N, ये CH2 CH2, ये पहली एकलक इकाई है। दूसरी एकलक इकाई और बना लेंगे हम, ये रही CH2 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 CH2, ये N और ये है R। ये और ये भाई दूसरे पद से मिल रही है, दो एक जैसी हैं, ये आपस में जुड़ गई, इसका मुक्त मूलक और इसका मुक्त मूलक आपस में जुड़ गया। ठीक, जुड़ गया तो इस पूरी श्रृंखला में मुक्त मूलक नहीं दिख रहा, हमें मुक्त मूलक नहीं दिख रहा तो प्रक्रिया इससे आगे संपन्न नहीं होगी, तो इसे हम कहेंगे समापन। ठीक है, तो श्रृंखला समापन पद के जो युग्मन अभिक्रिया उसके बारे में हम क्या कहेंगे, एक जैसी इकाइयां, द्वितीय पद से प्राप्त एक जैसी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और श्रृंखला का समापन होता है। हो गया देखो समापन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, R CH2 CH2 N लिख सकते हैं। देखो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो इसलिए लिख सकते हैं, देखो क्या है, ये R है, ये रहा। अब CH2 CH2 N है, CH2 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 N है, अनेक है, बहुत सारी है, हमने एक साथ लिख लिया भाई, बहुत सारी है। ठीक, उसके बाद में बच गया, तो ये अपना क्या बन गया, बहुलक बन गया। किससे बना है, युग्मन अभिक्रिया से। ठीक है, समापन हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे असमानुपातन। समापन पद है ना, वो पहला हमने पढ़ा कौन से प्रकार से, युग्मन अभिक्रिया से। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसका असमानुपातन। कौन सा प्रकार है, असमानुपातन। श्रृंखला समापन पद में ही दूसरा प्रकार है असमानुपातन। कौन सा है, असमानुपातन। देखो ये क्या होगा, इसमें एक तो हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। देखो कैसे होगा हाइड्रोजन का स्थानांतरण, देखो दूसरे पद से ये एकलक इकाई हमें प्राप्त हुई है, यही प्राप्त हुई है। ठीक है, एक ऐसी मान लो एक और है, ये रहा R CH2 CH2, ये क्या है N, उसके बाद में CH2 CH2 मुक्त मूलक। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है भाई लिख सकते हैं, कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इधर इधर। ठीक, कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यहाँ कार्बन का संकरण sp3 है, ये चतुष्फल के रूप से ये हाइड्रोजन ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन से चारों बंध चतुष्फल के रूप से जुड़ रहे हैं। हम बोर्ड पे तो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट CH2, वास्तव में क्या है, चतुष्फल के रूप से जुड़ रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण कहाँ से होगा, मान लो ये बंध ऐसे टूट जाए, ये बंध ऐसे टूट जाएगा, मतलब एक मुक्त मूलक ये ले जाए, एक मुक्त मूलक ये ले जाए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इधर क्या होगा, R CH2 CH2 N, उसके बाद में CH, ये H ऐसे था, ये CH2 मुक्त मूलक ऐसे है। मान लो ये बंध टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। ठीक, तो ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक अलग हो गया। अब ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक इन्होंने बंध बना लिया, ये इस प्रकार से। ठीक है, दोनों का मुक्त मूलक समाप्त हो गया, यानी ये अभिक्रिया इसमें तो यहीं रुक गई। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं इधर, तो इसमें देखो क्या है, R CH2 CH2, ये है अपना N, उसके बाद में CH2 CH2 मुक्त मूलक ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन मुक्त मूलक है ना, हाइड्रोजन मुक्त मूलक, इसका स्थानांतरण हो जाता है यहाँ होते हाइड्रोजन मुक्त मूलक, ये आ गया ऐसे, तो ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक और ये कार्बन, इसका और इसका दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया, तो ये क्या बन गया अपने लिए, CH3। क्या बन गए, CH3। ठीक है, तो इस एकलक इकाई में जो मुक्त मूलक था वो भी समाप्त,
इस एकलक इकाई में जो मुक्त मूलक था वो भी समाप्त और बहुलक निर्माण की ये प्रक्रिया है रुक जाती है। इसे हम कहते हैं असमानुपातन। क्या कहोगे असमानुपातन अभिक्रिया में कि एक एकलक इकाई से यह हम कहते हैं कि एक इकाई से हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण दूसरी इकाई पर हो जाता है और बहुलक निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। असमानुपातन इसलिए करें क्योंकि इसमें और इसमें जो उत्पाद बना है वहाँ लास्ट में यहाँ द्विबंध है और यहाँ लास्ट में द्विबंध नहीं है, यहाँ CH2 भी नहीं है, CH3 है। एक हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ तो CH3 है और यहाँ क्या है द्विबंध है, इसलिए इसे हम करें असमानुपातन। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो अपना बहुलक बनेगा उसकी संरचना यही होगी। कभी आप ये बना के आ जाओ, बहुलक बनेगा ना CH2 ये होता है भाई अपना पॉलीथीन का जो बहुलक होता है वो ये होता है। हमें ये संरचना नहीं बनानी है, नहीं ये संरचना बनानी है। फिर आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि भाई ये बनाए क्यों, ठीक। तो मैं आपको बता दूं ये CH2 यहाँ n का मतलब होता है ये लाखों करोड़ों की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? लाखों करोड़ों की संख्या होती है। उन लाखों करोड़ों की संख्या में एक R है, कोई एक जगह द्विबंध है, कोई एक जगह एक हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा है, तो ये लाखों करोड़ों की तुलना में ये नगण्य हो जाता है। इसलिए बहुलक की संरचना हम यही बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में जो अपना असमानुपातन है वो हो गया है। अब हमारा चल रहा है श्रृंखला समापन पद। क्या चल रहा है? श्रृंखला समापन पद। हमने दो प्रकार से श्रृंखला समापन कर लिया है। एक प्रकार हमने किया युग्मन अभिक्रिया से कि द्वितीय पद में प्राप्त जो एकलक है वो आपस में जुड़ गए और समापन हो गया, तो वो हो गया युग्मन अभिक्रिया। दूसरा हमने पढ़ा असमानुपातन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? असमानुपातन, हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण हो जाए, ठीक। अब हमें पढ़ना है, एक तो है श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक और एक हम पढ़ेंगे निरोधक के द्वारा। किसके द्वारा? श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक। तो तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे थर्ड श्रृंखला समापन पद का जो तीसरा है वो है अपना तीसरा पद चल रहा है। पहला पद श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा संचरण पद और तीसरा है समापन पद, ठीक है। अब हम समापन दो प्रकार से कर लिया है। कौन कौन सा? हमने युग्मन अभिक्रिया कर ली, हमने असमानुपातन कर लिया। दो हमें और पढ़ना है, एक निरोधक के द्वारा और एक होता है श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक के द्वारा। पहला हम तीसरे प्रकार का पढ़ रहे हैं श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक द्वारा। श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक द्वारा, श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक द्वारा, ठीक है। इस प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा अभिक्रमक काम में लिया जाता है, जो बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को रोक दे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक। क्या कहते हैं? श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक। ये श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है, कोई ना कोई एकलक इकाई हो सकती है। कौन कौन हो सकता है ये श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक? कोई प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है, कोई एकलक इकाई हो सकती है, या कोई अन्य पदार्थ जो हम डाल दें वो अपना श्रृंखला स्थानांतरण अभिक्रमक हो सकता है। सामान्यतया वायु